हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे बहुत ही प्यारा टॉपिक है आज का, वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है, ये हमारा 8th लेक्चर है और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 5 चल रहा है हमारा, नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, टॉपिक बड़ा शानदार है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। और आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम किसको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रोटेक्ट करने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट आज की डेट में आपने देखा होगा जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारी नीड्स भी क्या होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं और उनका सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है किस पर, फॉरेस्ट पर पड़ रहा है। तो जो फॉरेस्ट एरिया वो कम होता जा रहा है, फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं और आज की डेट में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिफॉरेस्टेशन भी बढ़ गया है, फॉरेस्ट की कटाई भी बढ़ गई है। इससे बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ध्यान रखना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन का मतलब आप समझ लो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन का मतलब है फॉरेस्ट को कंजर्व करना। क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो सेफ रहे, आने वाले फ्यूचर में जो भी फ्यूचर जनरेशन है उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। साथ ही साथ में हमारे आज की डेट में आपको क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है। ग्लोबल वार्मिंग में आपको पता है पृथ्वी का टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। आपने पता होगा फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन गैस सप्लाई करते हैं। तो CO2 को एब्जॉर्ब कर रहे हैं फॉरेस्ट। अब सोचो जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो CO2 को एब्जॉर्ब कौन करेगा, तो पृथ्वी पर CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। और CO2 आपको पता है कैसी गैस है, CO2 आपकी ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे ये सब आपको पता ही है। तो ध्यान रखना, फॉरेस्ट हैव ए इंट्रिकेट रिलेशनशिप विद लाइफ एंड एनवायरनमेंट। फॉरेस्ट का बहुत बड़ा रिलेशन है हमारे साथ, बहुत जटिल रिलेशन है हमारे साथ। किसके साथ, एक तो लाइफ के साथ और साथ के साथ में एनवायरनमेंट के साथ। हमारी लाइफ भी फॉरेस्ट से अफेक्ट होती है, साथ के साथ में एनवायरनमेंट भी अफेक्ट होता है। जस्ट मैंने अभी बताया था, एनवायरनमेंट में अगर सपोज फॉरेस्ट कम होते चले गए तो CO2 जो गैस है इसका लेवल अगर मान लो बढ़ रहा है तो इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है। लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं, हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बताएं, फॉरेस्ट से बहुत सारे फ़ायदे उठाते हैं। इससे हमारी समाज को फ़ायदा होता है, इससे हमारी इकोनॉमी को होता है। फॉरेस्ट आपकी रेनफॉल में हेल्प करते हैं, फॉरेस्ट आपके क्लाइमेट को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, एनवायरमेंट स्टेबिलिटी में हेल्प करते हैं। फॉरेस्ट आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने में हेल्प करते हैं, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। फॉरेस्ट से आपको फूड मिलता है, फॉरेस्ट से आपको टिम्बर मिलती है, लकड़ी मिलती है, फॉरेस्ट से आपको मेडिसिन्स मिलती हैं, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो कहाँ से मिलती हैं, हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। पेपर जो बनता है, जो कागज़ जो बनता है वो किससे बनता है, ट्री से बनता है, वो भी कहाँ से आते हैं, फॉरेस्ट से आते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो किस पर डिपेंडेंट है, सीधी सीधी फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है। तो हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट से हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कई सारे फायदे होते हैं। हमारे देश की इकोनॉमी को एज वेल एज हमारी सोसाइटी को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अब जब इतने सारे फ़ायदे हो रहे हैं, साथ ही साथ में हमने पढ़ा था कि जो हमारी फूड चेन है उसको भी हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है। फूड चेन अगर डिस्टर्ब हो गई, सोचो फूड चेन डिस्टर्ब होगी तो बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। फूड वे वे वो डिस्टर्ब हो गई तो बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। आपको पता है फूड चेन में जैसे सपोज फॉरेस्ट पर मान लो हिरन निर्भर करता है, डियर जो है इन पर निर्भर करता है। फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे तो डियर खत्म हो जाएंगे और डियर पर जो डिपेंडेंट स्पेसीज है वो भी खत्म होने लगेंगी। तो मतलब हमारा इकोसिस्टम जो है, एनवायरनमेंट जो है पूरा की पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा फॉरेस्ट अगर चले गए, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। जब फॉरेस्ट ही खत्म हो जाएगा तो सोचो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो मतलब फिर फ्यूचर में आने वाले समय में सिर्फ आपको सुनने को मिलेगा कि पहले टाइम पर ऐसा ऐसा हुआ करता था, अब नहीं है, खत्म हो जाएंगे सारे एनिमल्स, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो। इसलिए हमें ज़रूरत है कि इनको क्या करें, हम प्रोटेक्ट करें, कंजर्व करें। और इसीलिए सरकार ने इससे संबंधित पॉलिसी बनाई थी 1952 में, जिसको इन्होंने मॉडिफाइड कर दिया 1988 में। ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस टू सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। तो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन बहुत जरूरी है ह्यूमन काइंड के सर्वाइवल के लिए, एज वेल एज ह्यूमन काइंड की प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। फॉरेस्ट से आपको ये सारे प्रोडक्ट आपको मिलते हैं।
टिम्बर मिलती है, मसाले मिलते हैं, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आ रही हैं। और आपने देखा सुना होगा ये जो कंपनी है पतंजलि बाबा रामदेव वाली, ये भी डिपेंडेंट है किस पर, इन्हीं चीज़ों पर डिपेंडेंट है। ठीक है, साथ के साथ में फॉरेस्ट का मैंने अभी जस्ट बताया था, जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है उसको भी, उसमें क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो इन्वायरमेंट से सनलाइट लेते हैं, साथ के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी सहायता से सर्वाइव कर पा रहे हैं। बहुत सारे फॉरेस्ट से प्रोडक्ट मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, लकड़ी मिलती हैं, और कई सारी जो ट्राइब्स हैं वो सीधी सीधी अपने जीवन यापन करने के लिए फॉरेस्ट पर ही डिपेंड करती हैं। बहुत सारी ट्राइब्स तो ऐसी हैं फॉरेस्ट में ही रहती हैं, फॉरेस्ट से बाहर भी नहीं निकलती हैं, ठीक है ना, वहीं अपना जीवन यापन करती हैं, वही उनका मतलब घर है, वही सब कुछ है उनके लिए। तो बहुत सारे जीव जंतु आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो कई सारे जो जीव जंतु हैं उनका फॉरेस्ट क्या है, एक नेचुरल हैबिटेट है, मतलब वहीं पर जीव जंतु अपना आवास है उनका, वहीं पर रहते हैं। कई सारी ट्राइब्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ट्राइब्स जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर रहती हैं, फॉरेस्ट में रहती हैं, और नॉर्मल हमारी तरह ये रहती नहीं है, वहीं पर अपना जीवन यापन करती हैं। तो फॉरेस्ट खत्म हो गए तो ये कहाँ जाएंगी, इनका भी मतलब दिक्कत हो जाएगी इनके लिए भी। ठीक है, इसीलिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन की एक पॉलिसी बनाई, इसको अडॉप्ट किया था, फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में अडॉप्ट किया था, फिर इसको मॉडिफाई कर दिया 1988 में। ठीक है, तो दो पॉलिसी बनी है। इंडिपेंडेंट होने के बाद भारत जब आज़ाद हो गया 1947 में आज़ाद हुआ, तो पहली पॉलिसी बनाई थी 1952 में और दूसरी बनाई थी 1988 में। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू द न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी, गवर्नमेंट विल एम्फेसाइज सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू कंजर्व एंड एक्सपेंड फॉरेस्ट रिजर्व ऑन दी वन हैंड एंड टू मीट नीड ऑफ द लोकल पीपल ऑन दी अदर हैंड। अब देखो नई फॉरेस्ट पॉलिसी आई है, इसमें किस पर फोकस किया जा रहा है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस किया जा रहा है। अब देखो सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि अब सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऐसा मैनेजमेंट है यहाँ पर फॉरेस्ट को इस प्रकार से यूज किया जाएगा कि फॉरेस्ट का एरिया भी कम ना हो, फॉरेस्ट का एरिया भी बढ़ता रहे, साथ के साथ में जो लोकल लोग हैं, लोकल पीपल हैं, उनकी नीड्स भी क्या होती रहे, फुलफिल होती रहे। इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। दोबारा मैं बता रहा हूँ, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट है जहाँ पर फॉरेस्ट को इस प्रकार से मैनेज किया जाता है ताकि जो लोकल लोग हैं, जो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट हैं, उनकी नीड्स भी फुलफिल होती रहे, उनकी भरपाई भी होती रहे, साथ के साथ में फॉरेस्ट का मतलब डिग्रेडेशन भी ना हो, फॉरेस्ट भी मेंटेन रहें, इस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। अब जो हमारी नई पॉलिसी आई है उसके कुछ एम हैं, उसके कुछ लक्ष्य हैं, कुछ टारगेट्स हैं। क्या क्या लक्ष्य हैं नई जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी आई है? पहला टारगेट है कि फॉरेस्ट कवर को 33% करना। कितना करना? 33% करना। ब्रिंगिंग 33% जोग्राफिकल एरियाज अंडर फॉरेस्ट कवर। आपको पता है एट प्रेजेंट में हमारा कितना है, 24.5 के समथिंग अपना फॉरेस्ट कवर है। इसको बढ़ाकर कितना करना है? 33% करना है। और इसको बढ़ाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, बहुत सारा प्लांटेशन करना पड़ेगा, इनको प्रिजर्व करना पड़ेगा। ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, मगर ये इसका पहला एम है कि फॉरेस्ट कवर को कितना बढ़ाना है, 33% तक ले जाना है। दूसरा है मेंटेनिंग एनवायरमेंट स्टेबिलिटी एंड टू रिस्टोर फॉरेस्ट वेयर इकोलॉजिकल बैलेंस वॉज डिस्टर्ब्ड। मतलब ऐसे एरियाज जहाँ पर फॉरेस्ट क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं या खत्म हो रहे हैं, वहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस करना और वहाँ पर फॉरेस्ट को रिस्टोर करना। अब रिस्टोर कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, वहाँ पर एफोरेस्टेशन करेंगे। एफोरेस्टेशन मतलब नए नए प्लांट्स लगाएंगे, और प्लांट्स लगाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा, जिससे क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंट में स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। तो ये काम भी किया जाएगा जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तीसरा है कंजर्विंग द नेचुरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री, इट्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक पूल। अब देखो एक और इसका टारगेट है कि हमारी जो नेचुरल हेरिटेज है, जो नेचर है, नेचर में कई सारी स्पेसीज पाई जाती हैं, प्लांट्स की स्पेसीज पाई जाती हैं, इन स्पेसीज को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी प्रकृति के लिए, हमारे आसपास के जीव जंतुओं के लिए। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट की अच्छी अच्छी स्पेसीज हैं, उनको क्या करना, कंजर्व करके रखना। कई अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं जिनका मतलब आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और नॉर्मल हमारे लाइफ के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, उनको कंजर्व करना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करना, जेनेटिक पूल को कंजर्व करना। ये भी एक जिम्मेदारी है किसकी, ये भी एक एम रखा गया है हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी में। चेक सॉइल इरोजन, एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट लैंड्स एंड रिडक्शन फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। देखो फॉरेस्ट पॉलिसी का एक और एम क्या, एक और टारगेट क्या है कि अगर हम फॉरेस्ट बढ़ाएंगे, किसी एरिया में फॉरेस्ट का लेवल कवर बढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा, एक तो आपको पता है जिस एरिया में प्लांट्स होते हैं ना,
ये जो पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर सॉइल का इरोजन देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे देखो ऐसे मिट्टी का जो कटाव होता है ना, मिट्टी बह बह कर चली जाती है, इसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। अगर किसी जगह पर आप प्लांट्स लगा दोगे, फॉरेस्ट लगा दोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, सॉइल इरोजन रुक जाएगा, डेजर्टिफिकेशन रुक जाएगा। अब जहाँ पे आपको पता है पेड़ पौधे नहीं है तो वहाँ पे डेजर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पेड़ पौधे लगाएंगे तो ये डेजर्ट जो लैंड है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। साथ के साथ में पेड़ पौधे ज़्यादा लगाओगे तो उससे फ्लड भी कंट्रोल होती है और ड्रॉट भी कंट्रोल होती है, सूखा भी कंट्रोल होता है। सूखा कैसे कंट्रोल होगा और ये ड्रॉट कैसे कंट्रोल होगी, अब पानी है, ज़्यादा पानी है, उसको जो जड़ें हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगी। और साथ के साथ में जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं, आपने देखा होगा वहाँ रेनफॉल भी अच्छी होती है, ऐसे करके हेल्प करते हैं, तो सूखा होने की संभावना भी कम पड़ जाती है। इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर थ्रू सोशल फॉरेस्ट्री एंड एफॉरेस्टेशन ऑन डिग्रेडेड लैंड, ऐसी ज़मीन जो मतलब काम की नहीं है, बेकार ज़मीन पड़ी है, बंजर ज़मीन पड़ी है, ऐसी ज़मीन को यूज करना, ऐसी ज़मीन जहाँ चलो बेकार भी नहीं पड़ी पर जो यूज की नहीं है उस पर क्या करना, सोशल फॉरेस्ट्री करना। सोशल फॉरेस्ट्री एक तरीका है जहाँ पर जो ज़मीन काम में नहीं आ रही है वहाँ पर क्या लगाए जाते हैं, प्लांटेशन किया जाता है, एफॉरेस्टेशन किया जाता है। अब देखो डिफॉरेस्टेशन का उल्टा क्या हो जाएगा, एफॉरेस्टेशन हो जाएगा। अब एफॉरेस्टेशन में क्या करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, डिफॉरेस्टेशन में प्लांट या ट्री को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो फॉरेस्ट कवर बढ़ाना ये भी एक जिम्मेदारी है किसकी, फॉरेस्ट, ये भी एक एम रखा गया है अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी में। और ये किसके थ्रू किया जाएगा, ये किया जाएगा सोशल फॉरेस्ट्री और एफॉरेस्टेशन के थ्रू किया जाएगा। जो भी डिग्रेडेड लैंड है, जो भी बिना काम की ज़मीन है, वहाँ पर क्या किया जाएगा, प्लांटिंग की जाएगी, प्लांटेशन किया जाएगा। Increasing the productivity of forest to make timber, fuel, fodder and food available to rural population dependent on the forest and encourage the substitution of wood। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना क्या कहा जा रहा है कि फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। अब सिंपल सी बात है, जब ज़्यादा फॉरेस्ट लगाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन पे ध्यान दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन पे हम ध्यान देंगे, तो उससे क्या होगा, फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और हमें फॉरेस्ट से ज़्यादा टिम्बर मिलेगी, ज़्यादा फ्यूल मिलेगा, ज़्यादा फॉडर मिलेगा, ज़्यादा फूड मिलेगा। किसके लिए, जो रूरल पॉपुलेशन है, जो किस पर डिपेंडेंट है, स्पेशली फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है। इससे क्या होगा, और साथ के साथ में वुड का सब्सटीट्यूशन को इनकरेज करना। गांव में आपने देखा होगा जो खाना वाना बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, लकड़ियों से बनाते हैं। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि इसका लकड़ी का इस्तेमाल कम से कम करें। और आज की डेट में तो आपको पता है एक स्कीम भी चल रही है, उज्ज्वला स्कीम, जहाँ पर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनकरेज कर रही है रूरल एरियाज को कि वो LPG कनेक्शन कराएं और मतलब खाना या घर में किससे खाना पकाएं, LPG गैस से पकाएं और लकड़ियों को ना जलाएं। ठीक है, तो ये सारी स्कीम्स गवर्नमेंट और अपनी तरफ से कर रही है, तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखा गया है। क्रिएटिंग ए मैसिव पीपल मूवमेंट, अब लोगों में एक बहुत बड़ा आंदोलन क्रिएट करना। किसके लिए आंदोलन क्रिएट करना, फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्रिएट करना। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जब तक लोगों को फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगा तब तक वो क्यों फॉरेस्ट का सेव करेंगे, क्यों फॉरेस्ट को सेव करेंगे। तो लोगों को इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए और फिर उनको ये भी पता होना चाहिए कि हाउ वी कैन कंजर्व दी फॉरेस्ट, कैसे इनको कंजर्व कर सकते हैं। इसके लिए एक बड़ा आंदोलन चलाना पड़ेगा और इस आंदोलन में महिलाओं को जोड़ना पड़ेगा। किस लिए, ताकि वो प्लांट्स, जो प्लांटेशन है, ट्री प्लांटिंग है, उसको बढ़ा सकें, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज टू स्टॉप फेलिंग ऑफ ट्रीज, दस रिड्यूस द प्रेशर ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। अब देखो आज की डेट में वैसे ही फॉरेस्ट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और फॉरेस्ट आज की डेट में ख़त्म होते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है। तो इस चीज़ को हमें अगर कम करना है, इस प्रेशर को कम करना है, तो हमें एक बड़ा मास मूवमेंट चलाना पड़ेगा, बहुत बड़े लेवल पर एक मूवमेंट चलाना पड़ेगा, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा प्लांटेशन करना पड़ेगा, गिरते हुए पेड़ों को बचाना पड़ेगा, या गिर गए तो उनकी जगह पर नए पेड़ लगाने पड़ेंगे। और इसमें हमें थोड़ी महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। ठीक है, हालांकि हम सबकी भागीदारी जरूरी है, पर महिलाओं की भी करेंगे तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लेवल पर। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे एम्स ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसी। तो इस वाले जो टॉपिक है इसमें हमने यही डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया कि कैसे हम फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कर सकते हैं। कंजर्वेशन करने के लिए हमारे देश में ऑलरेडी एक पॉलिसी है जिसका नाम है फॉरेस्ट पॉलिसी, और पहले सबसे पहले कब आई थी, 1952 में आई थी। इसको मॉडिफाई कब कर दिया, 1988 में इसको मॉडिफाई कर दिया। फिर इसके कुछ एम्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, क्या क्या फॉरेस्ट पॉलिसी के एम्स हैं। ठीक है, सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।